मेजर जनपद ऑफ राजस्थान। तो आज हम राजस्थान के जो मुख्य जनपद थे उनके बारे में पढ़ेंगे। द ट्राइब्स ऑफ पंजाब लाइक मालव, शिवी, अर्जुनैन etc., which were famous for courage and valor, migrated to Rajasthan as the result of Greek invasions. तो पंजाब के कुछ ट्राइब्स थे जैसे कि मालव, शिवी, अर्जुनैन आदि जो थे ये राजस्थान में आ बसे। और आने का कारण क्या था? ग्रीक इन्वेशन। तो ग्रीक ने, यूनानी जो थे उन्होंने इन पे आक्रमण कर दिया था, इन ट्राइब्स पे आक्रमण कर दिया था, तो इस कारण से ये राजस्थान में आ गए। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि ये जनपद राजस्थान में आने का कारण क्या था? तो इसका उत्तर यही बनेगा कि ये जो ग्रीक इन्वेशंस हुए थे, मींस ये यूनानियों ने जो आक्रमण किए थे, इसके कारण ये जो ट्राइब्स थे पंजाब की, ठीक है, ये राजस्थान में आके बस गए। दस द रूट ऑफ जनपद एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम वर लेड। और इस तरह से जनपद की जो प्रशासन प्रणाली थी वो हमारे राजस्थान में स्थापित हुई। तो हम पहला जो जनपद है जिसे जांगल कहते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहला है जांगल। इन द महाभारत पीरियड द प्रेजेंट डिस्ट्रिक्ट ऑफ बीकानेर एंड जोधपुर वर नोन एज जांगल देश। तो महाभारत पीरियड में जो बीकानेर जोधपुर के जो जिले हैं वो जांगल देश के नाम से जानते थे। तो आइए मैप में देखें एक बार, ये आपका बीकानेर हो गया और ये आपका जोधपुर हो गया। तो ये दोनों जो क्षेत्र थे ये महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। आगे बढ़ते हैं। एट सम प्लेसेस दीज हैव बीन डिस्क्राइब्ड एज कुरु जांगल एंड मध्य जांगल। और कुछ जगहों पे इन्हें कुरु जांगल और मध्य जांगल के नाम से भी जाना जाता है, वर्णित किया जाता है। अहिचत्रपुर was the capital of this जांगल देश which is now called नागौर। और इस जो जनपद जो था इसका कैपिटल, राजधानी अहिचत्रपुर था, जिसे अब नागौर के नाम से जाना जाता है। तो आप देखिए पिक्चर में, ये रहा नागौर आपका। तो ये जो नागौर था ये उस वक्त इस जांगल जो जनपद था इसका राजधानी थी, जिसे उस वक्त अहिचत्रपुर के नाम से जाना जाता था। The king of Bikaner owned जांगल देश, so he called himself जांगलदर बादशाह। तो बीकानेर के जो राजा जो थे वो इस जांगल देश पे राज्य करते थे और वो स्वयं को जांगलदर बादशाह कहते थे। तो बीकानेर के जो शासन राजा थे, शासक थे, वो इस पे राज्य करते थे। जय जांगलदर बादशाह इज आल्सो इंस्क्राइब्ड इन द रॉयल सिंबल ऑफ बीकानेर स्टेट। तो बीकानेर राज्य के जो राजसी चिन्ह है उस पे जय जंगलदर बादशाह आप देख सकते हैं। तो ये देखिए आप यहाँ पर, ये जो बीकानेर स्टेट है उसका रॉयल सिंबल है, इसमें आप देखिए नीचे यहाँ लिखा हुआ है जय जंगलदर बादशाह। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्क्रिप्शन है जांगल के बारे में यही समाप्त होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है आपका मत्स्य। द रीजन सराउंडिंग प्रेजेंट जयपुर वाज कॉल्ड मत्स्य महाजनपद। तो मत्स्य, अगर आपको ध्यान होगा, हमने 16 महाजनपद जो पढ़े थे उसमें ये था मत्स्य, ठीक है। तो जो मत्स्य महाजनपद है वो प्रेजेंट जयपुर जो है उसके आसपास के क्षेत्र को हम मत्स्य महाजनपद के नाम से जानते थे। तो ये जयपुर देख रहे हैं, तो इसके आसपास का जो क्षेत्र था वो मिला के मत्स्य महाजनपद कहलाया जाता था। इट्स एक्सप्रेशन वाज फ्रॉम द सराउंडिंग हिल्स ऑफ चंबल। तो चंबल के जो आसपास के जो घिरे हुए जो पहाड़ थे वहां से लेके टू द जांगल रीजन ऑफ रिवर सरस्वती। तो सरस्वती जांगल क्षेत्र की जो सरस्वती नदी थी वहां तक ये फैला हुआ था। आगे देखिए, अलवर एंड पार्ट्स ऑफ भरतपुर वर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस रीजन। अलवर देख लेते हैं आप लोग मैप में, ये रहा अलवर और भरतपुर, तो ये भी इस क्षेत्र में शामिल था, ठीक है। और पार्ट्स ऑफ भरतपुर, भरतपुर का पूरा हिस्सा नहीं, कुछ भाग जो भरतपुर का था और अलवर जो रीजन था वो इसमें शामिल था, मत्स्य महाजनपद में शामिल था। विराटनगर विच इज नोन एज बैरत एट प्रेजेंट वाज इट्स कैपिटल। और विराटनगर जो था, जिसे अब हम बैरत के नाम से जानते हैं, वो इसकी राजधानी थी। It has been mentioned in the Mahabharata that a king named Shahaj ruled the states of Chedi and Matsya.
तो अगर हमने 16 महाजनपद में आपको पढ़ा होगा, चेदी भी था उसमें। तो जो चेदी और मत्स्य जो था, इस पे ये जो राज्य थे, इस पे शहाज नाम का एक राजा राज करता था, और इसके बारे में हमें महाभारत से पता चला। तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखें कि चेदी और मत्स्य जो स्टेट्स थे, इन पे शहाज नाम का एक राजा राज्य करता था, और इसके बारे में हमें महाभारत काल से पता चला, महाभारत से हमें पता चला। इन द बिगिनिंग मत्स्य रिमेन्ड पार्ट ऑफ चेदी। तो शुरू में तो ये मत्स्य जो हिस्सा था वो चेदी का भाग था, बट लेटर ऑन इट बिकेम पार्ट ऑफ द ह्यूज मगध एम्पायर। बाद में ये विशाल मगध साम्राज्य का हिस्सा बन गया। अब मगध साम्राज्य के बारे में हम आगे की जो वीडियोस होंगे उनके इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो जनपद था वो था शूरसेन। दिस महाजनपद वाज सिचुएटेड इन द मॉडर्न ब्रिज रीजन। ये जो महाजनपद था, ये जो आधुनिक ब्रिज क्षेत्र है वहां पर स्थित था। मथुरा इसकी राजधानी थी। एंशिएंट ग्रीक ऑथर्स कॉल्ड दिस स्टेट शूरसेनोई एंड इट्स कैपिटल है मिथोरा। जो प्राचीन ग्रीक जो लेखक थे वो इस राज्य को शूरसेनोई और इसकी राजधानी को मिथोरा कहते थे। अकॉर्डिंग टू द महाभारत, यदु ये यादव डायनेस्टी रूल्ड है, और महाभारत से हमें पता चला कि यहाँ जो यादु या यादव वंश जो था उसने इस पे राज्य किया था। मोस्ट ऑफ द पार्ट्स ऑफ भरतपुर, धौलपुर एंड करौली डिस्ट्रिक्ट केम अंडर द शूरसेन जनपद। तो भरतपुर का हिस्सा, धौलपुर और करौली, तो ये इस शूरसेन जो जनपद था उसमें शामिल था। आप मैप में देख सकते हैं। ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ अलवर डिस्ट्रिक्ट वाज आल्सो इन शूरसेन। तो ईस्टर्न पार्ट जो था, अलवर का जो ईस्टर्न हिस्सा था, वो भी इसी में शामिल था। वासुदेव सन लॉर्ड कृष्णा वाज लिंक्ड विद दिस जनपद। और वासुदेव के पुत्र भगवान कृष्ण जो थे वो इस जनपद से संबंध रखते थे। तो यहाँ हमारा जो शूरसेन जो जनपद है इसके बारे में वर्णन यही खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं। शिवी। तो शिवी के बारे में मेरे ख्याल से आपने पहले भी पढ़ा होगा। हमने अगर शुरू में एक क्वेश्चन था कि राजस्थान में कैसे जनपद की स्थापना हुई, तो उसमें शिवी भी लिखा हुआ था। एक बार पीछे जाके फिर से एक बार देखिए शिवी क्या था। शिवपुर वाज द कैपिटल ऑफ शिवी जनपद। तो शिवी जनपद जो था उसकी राजधानी शिवपुर थी। एंशिएंट शिवपुर हैज बीन आइडेंटिफाइड विद ए प्लेस कॉल्ड शोरकोट इन प्रेजेंट पाकिस्तान। तो वर्तमान पाकिस्तान में एक जगह है जिसका नाम शोरकोट है, और उस स्थान पर एंशिएंट शिवपुर को चिन्हित किया गया था। कि कहा जाता है कि एंशिएंट शिवपुर जो था शोरकोट, वर्तमान पाकिस्तान में शोरकोट नाम के स्थान पे स्थित था। ठीक है, तो आपको पता होगा पाकिस्तान भी पहले इंडिया का ही हिस्सा था। आगे चलते हैं। विद पैसेज ऑफ टाइम शिवी ट्राइब ऑफ सदर्न पंजाब बिगेन टू रिसाइड इन मेवाड़ रीजन ऑफ राजस्थान। तो ये मैंने जो अभी स्लाइड शुरू होने से पहले जो क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर ये मिल चुका है यहाँ पर। विद पैसेज ऑफ टाइम में समय गुजरने के साथ जो शिवी ट्राइब थी जो कि सदर्न पंजाब से थी, ये राजस्थान के मेवाड़ जो क्षेत्र था वहां पर आके बस गए। नागेरी सिचुएटेड नियर चित्तौड़गढ़ वाज द कैपिटल ऑफ दिस जनपद। और नागेरी जो कि चित्तौड़गढ़ के समीप स्थित है, ये इस जनपद की राजधानी थी। शिवी कॉइन्स हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम वेरियस प्लेसेस ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के कई स्थानों से शिवी सिक्के खुदाई में निकले गए थे। एक्सकेवेटेड मींस खुदाई की गई, तो उसमें इसकी प्राप्ति हुई थी। आगे देखें। 5 केव एडिक्ट्स रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट हैव बीन एक्सकेवेटेड फ्रॉम प्लेसेस नियर मंदसौर। और 5 केव एडिक्ट्स जो थे जो कि ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखे हुए थे, वो भी मंदसौर नामक एक स्थान में खुदाई में निकले थे। अब ये रॉक एडिक्ट्स क्या है? रॉक एडिक्ट्स होते हैं कि आप ये मान लें कि एक तरह की घोषणा होती थी जो कि कहीं पर उस वक्त लिख दिए जाते थे।
तो उस वक्त पेपर वगैरह तो था नहीं, तो गुफाओं में लिख दिया जाता था या चट्टानों पे लिख दिया जाता था, तो इसे अपन एडिक्ट्स कहते थे। तो इस तरह एक तरह की राजा के द्वारा जारी की गई या सम्राट के द्वारा जारी की गई आदेश हुआ करते थे। अभी ब्रह्मी स्क्रिप्ट क्या है? ब्रह्मी स्क्रिप्ट आप ये समझे एक भाषा को लिखने का तरीका होता था। तो उस वक्त ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ हमें ये केव एडिक्ट्स मिले थे। कहाँ मिले थे? ये मंदसौर में मिले थे। फ्रॉम दिस एडिक्ट्स वी केम टू नो अबाउट द एक्सपेंशन ऑफ शिवी जनपद फ्रॉम द वेस्ट टू साउथ ईस्ट। और अब इसी एडिक्ट्स के, ये जो एडिक्ट्स थे जो कि हमें मंदसौर के पास मिले थे, इसी से हमें पता चला कि ये शिवी जनपद जो था वो वेस्ट से लेके साउथ ईस्ट तक फैला हुआ था। तो इसी के साथ हमारा जो शिवी जनपद है यहीं पर एंड होता है। आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसके थोड़े एडमिनिस्ट्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे कि वहां किस तरह का प्रशासन प्रणाली थी या शासन व्यवस्था थी। Despite the prevalent republican administration system, the actual administration authority of this janpad was in the hands of aristocratic families. गणतंत्र शासन प्रणाली होने के बावजूद वहां पर जो इन जनपदों का जो शासन का अधिकार था वो कुलीन परिवारों के हाथ में था। ठीक है, तो मैं रिपब्लिकन और मोनार्ची दोनों के बारे में आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, फिर भी एक बार बता देता हूं। रिपब्लिक जो होता था वो एक ऐसा गवर्नमेंट होती थी जिसको लोग या उसके प्रतिनिधि चलाते थे। ठीक है, आगे देखें। द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ दिस फैमिलीज मैनेज ऑल द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स एज चीफ ऑफ सांथा गृह सभा, जिसे हम जनरल असेंबली भी कहते हैं। तो जो इस फैमिली के जो प्रतिनिधि होते थे, ये एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जितने भी शासन व्यवस्था होती थी उसको मैनेज करते थे सांथागार जो होता था उसके मुखिया के रूप में। सांथागार सभा के मुखिया के रूप में ये लोग एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स जो होते थे उसको मैनेज करते थे। The members of Santhagar could express their opinion on specific issues. जो सांथागार के जो सदस्य होते थे वो किसी भी समस्या पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। This was called अन्य विरोध, और इसे अन्य विरोध कहा जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन आ सकता है कि अन्य विरोध क्या था? तो यही था कि जो सांथाग्रह के सदस्य थे किसी भी मुद्दे पर अपने विचार व्यक्त कर सकते थे, जिसे वो अन्य विरोध कहते थे। द टॉपिक्स ऑफ डिस्प्यूट्स वर वोटेड अपॉन, और जो विवाद के जो विषय होते थे उस पर मतदान किया जाता था। अगर कोई विवाद हो जाता था, किसी बात को लेके झगड़ा हो जाता था, तो उस पर मतदान किया जाता था। मल्टी कलर्ड बार्स वर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ वोटिंग। तो उस वक्त हमारे इलेक्ट्रॉनिक मशीन या बैलेट सिस्टम वगैरह तो था नहीं, तो वो वोटिंग करने के लिए, मतदान करने के लिए मल्टी कलर्ड बार्स यूज करते थे। मींस अलग अलग कलर के, मींस बहुरंगी पट्टी जो होती थी उसको यूज करते थे। सांथागार वाज द सुप्रीम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जनपद, और ये सांथागार जो था वो जनपद का सबसे बड़ा संस्था मानी जाती थी। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज वर डिटरमाइंड इन दिस असेंबली, और इसी सांथागार में ही जो स्टेट की, जो राज्य की जो नीति जो थे उसको डिटरमाइन किया जाता था, उसको बनाया जाता था, ये भी कह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन लार्ज रिपब्लिक्स प्रोविजनल असेंबलीज वर आल्सो एग्जिस्टेड अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल असेंबलीज। तो जो बड़े गणतंत्र होते थे उनमें दो असेंबलीज होती थी, एक तो प्रोविजनल असेंबलीज और दूसरी सेंट्रल असेंबलीज। तो यही बता रखा है, सेंट्रल असेंबलीज के साथ प्रोविजनल असेंबलीज भी वहां पर होती थी। आगे देखें। विद टाइम दिस रिपब्लिक्स डिक्लाइन ड्यू टू म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस। तो यहाँ एक क्वेश्चन आ सकता है कि जो रिपब्लिक्स थे इनका पतन क्यों हुआ? तो इसका पहला कारण यही बता रखा है कि म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फैक्शंस मींस आपसी विवाद और गुटबाजी के कारण ये रिपब्लिक्स का पतन हुआ। दूसरा रीजन देखिए,
To an extent, the expansionist policies of contemporary monarchies were also responsible for the decline of this republic. अब दूसरा कारण क्या था? मोनार्चीज, जो राजतंत्र थे, जो समकालीन राजतंत्र थे, समकालीन का मतलब उस वक्त के जो राजतंत्र था, उनकी विस्तारवादी जो नीति थी, वो अब एक्सपेनिस्ट का मतलब है वो अपनी सीमाएं बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। तो इसमें जो रिपब्लिक्स थे, इनके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे। तो ये मोनार्चीज क्या चाहते थे, रिपब्लिक्स एंड हो जाए और पूरी जो स्टेट है इनके कंट्रोल में आ जाए, ठीक है। तो ये मोनार्चीज भी एक कारण थे जिसके कारण ये जो रिपब्लिक्स है ये खत्म हुआ। तो ये दो आंसर हो गए इसके, एक तो म्यूचुअल कॉन्फ्लिक्ट एंड फैक्शंस और दूसरा है मोनार्चीज। और इसी के साथ हमारा जो आज का जो टॉपिक है यही एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर लाइक करें।